हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसमें हम जानेंगे पदार्थ के बारे में। जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं उनके बारे में ही इस चैप्टर में जानकारी मिलने वाली है। जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में हैं उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। साथ में ही जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या अदर जो भी एग्ज़ाम जिनमें जनरल साइंस आती है क्लास 6, 7, 8, 9, 10th की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैटर इन और सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखना ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। अब आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। ये बिल्कुल साफ बात है कि जैसे आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप इधर उधर नज़रें घुमाते हैं तो आपको कभी किताब दिखेगी, कभी कुछ चीज़ दिखेगी, कभी कुछ खाने का दिखेगा, सब चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ें आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इतना तो आप मानते हैं। इस विश्व में यानी कि पूरी धरती पर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है आपके। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, है ना, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे। अब ये मत समझ लेना कि जो भोजन हम खाते हैं पत्थर, ऐसा नहीं। जो भोजन हम खाते हैं, जैसे खाने में कुछ भी हो गया, जैसे दालें, अंडा, मांस, है ना, शाकाहारी भी बहुत सारे, जैसे पालक, मेथी, बहुत सारी सब्जियां हैं। ठीक है, पत्थर खाते नहीं है पत्थर को, पत्थर एक पदार्थ है ऐसा बता रहा हूँ। बादल हो सकते हैं, तारे हो सकते हैं, पौधे और पशु हो सकते हैं, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या तेल का एक कण जो है, ये सभी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ये सब पदार्थ हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। आप लोग समझ रहे होंगे द्रव्यमान क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब आप एक बुक उठाते हैं, मान लो एक बुक आपने उठाई है, उस बुक में कुछ ना कुछ वजन आपको दिख रहा होगा। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो उसका द्रव्यमान है। तो सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान आयतन गिरती है। जैसे कि अभी आपने पानी किसी भी पात्र में भरा तो वो स्थान जो है वो आयतन है उसका। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों का मतलब ये होता है कि जो पुराने विद्वान थे, जिन्होंने खोजें की थी या जिन्होंने नेचुरल तरीके से चीज़ें खोजी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें हम कहते हैं पंच तत्व। यानी कि 5 मूल जो तत्व हैं उनको कहा गया है पंच तत्व। ठीक है, ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फटाक से आ गया होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस समझना चाहते हैं तो पहली बात, आपको शर्म अपने दिमाग से निकाल देनी है। दूसरी बात, क्वेश्चन करने की कैपेसिटी आपको डेवलप करनी है। क्वेश्चन आपको करना होगा। पदार्थ आपके दिमाग में आना चाहिए, होता क्या है, क्यों होता है, क्या काम आता है, सब चीज़ें। अगर जैसे ही हमारे सामने आता है पंच तत्व तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए होता क्या है, इसका काम क्या है, क्या क्या चीज़ें आती है इसमें। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन करने की कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है तो आप रियल में साइंस के प्रति लगाव रखते हैं। ठीक है, अब देखो पंच तत्व क्या होते हैं। पहली बात, यहाँ पर पंच तत्व 5 होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। कौन कौन से हैं? एक तो वायु है। वायु मतलब जो एयर है, हवा है। ठीक है, पृथ्वी जो है, आपकी अर्थ जो है जिस पर आप रहते हैं वो पृथ्वी है। अग्नि जो आग है उसे अग्नि कहते हैं, है ना, ये भी पंचतत्व में है। जल को H2O कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में जल कहते हैं। एक्वा भी इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है, ध्यान रख लेंगे आप। जल याद रखना, पानी याद रखना। आकाश, ठीक है, आकाश आप समझते हैं, ऊपर जो बादल आपको दिख रहे हैं, ऊपर आसमान जो है उसको आकाश कहते हैं, नीला नीला। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पंचतत्व में क्या क्या है? वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। क्लियर? इसके अनुसार इन्हें पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। अब आपके दिमाग में फट से क्वेश्चन आना चाहिए, सजीव क्या और निर्जीव क्या? ठीक है, अब देखो, सजीव चैप्टर में तो अपन पढ़ेंगे ही सही, पर बेसिक चीज़ें आपको मैं पहले बता दूं कि सजीव क्या होता है। जो खुद का काम खुद कर ले वो सजीव है।
जो खुद का काम खुद ना कर सके वो निर्जीव है। इतना सा डेफिनेशन आपको याद रखनी है, इतना परिभाषा आपको क्लियर याद रखनी है, ठीक है। और ये जो सजीव निर्जीव है आपका आगे जैसे जैसे आप क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, साइंस से जुड़े रहेंगे, तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एक ही बार में क्लियर कर लो ना, ठीक है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यूनानी क्या, तो देखो यूनान से जो भी दार्शनिक थे, जैसे अपन इंडिया से हैं भारतीय दार्शनिक, है ना, इसी तरीके से यूनान के जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म मतलब कि जो बाहर से आपको दिख जाए वो भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो कि आपके अंदर आंतरिक क्रियाएं करने पर रासायनिक गुण उत्पन्न करके जो गुण दिखते हैं वो रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, सीधी सी बात। यहाँ देखो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर में ये पढ़ने की बात कर रहे हैं, देख लेंगे सेकंड चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात है ही नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं। अब हमने देखा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप आखिर होता क्या है, कैसे ये मिलके बनता है, क्या करता है, कैसे बनता है, सब चीज़, ठीक है। चलो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, क्लियर हो गया। कण क्या होते हैं, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कण क्या होते हैं, पदार्थ कणों से ही मिलकर क्यों बना है और चीज़ें क्यों नहीं। आगे पढ़ते हैं। देखो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, क्लियर, लकड़ी का टुकड़ा देखा आपने, वो सतत होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पदार्थ माना गया था। परंतु एक और विचारधारा थी, उसका मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। एक बात तो कह रहा है कि लकड़ी के गुट्टों की तरह थे, और एक कह रहा है कि जो आपकी रेत आती है उसकी तरह के कण थे, ठीक है। अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, दो टाइप के गुण यहाँ पर आपने देखे। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं। आप बहुत सारी बार सोचते होंगे कि आखिर ये क्रियाकलाप होता क्या है। जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं बेसिक से वही चीज़ें बता रहा हूँ, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th में हो, ठीक है। सॉरी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्रियाकलाप का मतलब ऐसा होता है कि अभी मान लो आपके घर में दाल की सब्जी बनानी है, ठीक है। अब दाल की सब्जी बनानी है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दाल रख दी आपने और बन जाएगी। आपको कुछ ना कुछ घटक्रम करने होंगे, जैसे कि आपको दाल की सब्जी बनानी है तो दाल को पानी में उबालना भी होगा, मसाले भी डालने होंगे, इस टाइप से ये पूरा क्रियाकलाप कहलाता है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हुए हैं, ठीक है। क्रियाकलाप देखो, अब देखना, एक 100 ml का बीकर लेना है। बीकर मतलब ये मान लो कि आपने एक कुकर ले लिया या कोई कढ़ाई ले ली, 100 ml की मान सकते हैं, ठीक है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देना है। एक भगोनी लेनी है या एक कढ़ाई लेनी है या एक कुकर का पात्र ले लेना है, ठीक है। उसमें आधा आप लोगों को निशान लगा के जल भर देना है, जल का मतलब पानी, ठीक है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। नमक आपको डालना है या शर्करा मतलब कि जो शुगर है, जो चीनी है या शक्कर है, उसको कांच की छड़ से आप लोगों को मिलाते हुए जल में घोल देना है। जल के स्तर में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलता है तो आप हाँ करेंगे, नहीं देखने को मिलता है तो ना करेंगे। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप जल में नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो वो उसमें घुल जाता है, आप लोगों को कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कहाँ गायब हो गए, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ गायब हो गए, गायब नहीं हुए, वो आपके जल में ही घुल गए हैं, ठीक है ना, चाहे नमक हो चाहे शर्करा या शुगर हो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब आपको चित्र देखने से पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत ही काम की है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक 1 घन मीटर, यानी कि घन मीटर का मतलब है कि मीटर पर क्यूब, ठीक है। आयतन मापने का साधारण मात्रक होता है लीटर। जब भी आप आयतन मापते हैं तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आयतन मापने का
साधारण मात्रक क्या है तो लीटर होगा। ठीक है, एल से रिप्रेजेंट जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। 1 लीटर यानी कि 1 लीटर बराबर होता है 1 DM³ ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml भी होता है और 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर³ भी होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो या कंपटीशन वाले हो। ठीक है, यहाँ देखो लाख गुना आवर्धित किए गए जल के कण आपको दिख रहे हैं। जल में आप लोग जैसे ही नमक डाल रहे हैं ऊपर चम्मच की सहायता से इसको मिलाना है, हिलाना है। ठीक है, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इतना चेंज जरूर दिखेगा, नमक मिला दिया है तो उसका स्वाद अलग होगा, शक्कर मिला दी तो उसका स्वाद अलग होगा, बस। ठीक है ना, वो घुल जाएंगे। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो जल दिख रहा है ना आपको, इसमें बुलबुले होते हैं, दिख रहे हैं। अब उन बुलबुलों की जगह खाली है ये मान के चलो, और जो जल है वो तो जल की जगह है ही सही। जो बुलबुले हैं वहाँ पर नमक जैसे ही आप डालते हैं तो नमक इसमें घुस जाएगा, इसमें समा जाएगा कुछ कुछ छेदों में, और कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि पदार्थ के कण छोटे बड़े कैसे होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। क्रियाकलाप वही प्रयोग है एक पूरा। अब करते हैं ढंग से। पोटेशियम परमैंगनेट आपने सुना होगा, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। यानी कि आपको 100 ml पानी लेना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो कि दुकानों पर मिलता है 2 या 3 क्रिस्टल सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में आपको घोल लेना है। इस घोल में से लगभग आपको 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला देना है। 10 ml आपको निकालना है। पहले क्या करना है, 100 ml का पात्र लेना है, उसमें पानी भरना है 100 ml, उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल आपको पटक देने हैं, डाल देने हैं। ठीक है ना। उसमें से आपको जैसे ही वो घुल जाते हैं तो उसमें 10 ml आप उसमें से पानी निकाल लेंगे। जैसे आपने 10 ml पानी निकाला, उसमें आपको 90 ml वापस से जल डाल लेना है, ताकि उसकी कैपेसिटी, उसमें जो गुण आए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो कम हो जाए। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml वापस निकालना है और फिर 90 ml किसी और में डालना है। तो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जल की क्वालिटी उसमें ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार आपको करना है तो बिल्कुल पतला सा घोल बन जाएगा। ऐसा कहना चाहता है। क्या जल अब भी रंगीन है? तो बिल्कुल रंगीन नहीं होगा यार, उसका कलर चेंज होगा, है ना। अगर कोई आपके एक झापड़ देता है तो आपके गाल की जो त्वचा है उसका कलर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा। फिर आपकी वापस से डबल पड़ती है तो थोड़ा और ज़्यादा लाल हो जाएगा, और पड़ेगी तो और ज़्यादा लाल हो जाएगा। इसी टाइप से उसमें गहराहट आ जाएगी। और बहुत सारी जगह जो है, अगर आपके गाल पर चांटा नहीं दिया जाए या आपके हाथ टच ही ना किया जाए तो वो धीरे धीरे उसमें कलर में कमी आएगी। यानी कि आपकी जो त्वचा है गाल की वो ज़्यादा लाल नहीं होगी, पर ज़्यादा पड़ गई तो ज़्यादा लाल हो जाएगी। बहुत सारी बार तो आपकी अंगुलियां भी छप सकती है। तो इसी प्रकार से गाल पर आपके डार्कनेस आएगी, यहाँ पर आपकी जो है कलर की जो है मात्रा कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जो है लाइट जो है आपको गुलाबी कलर देखने को मिल रहा है। ये जो नीला नीला दिख रहा है ये आपका जल है ना। इसमें आपने ये पोटेशियम परमैंगनेट के ये जो आपको दिख रहे हैं ना चम्मच में, ये डालते ही 100 ml में डाला, इसमें से 10 ml आपने इसे ऊपर इसमें निकाल लिया, फिर वापस से इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें निकाल लिया 10 ml, फिर वापस इसमें डाला, फिर इसमें निकाला, फिर वापस इसमें डाला। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये गुलाबी कलर है, ये देखो यहाँ पर बहुत डार्क था और यहाँ पर बहुत ही लाइट हो गया। ठीक है, चेंज देखने को मिला। चलो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत, यानी कि तनुकृत का मतलब है पतला करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह बात सच है कि पानी रंगीन ही नजर आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अगला, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। आप क्या समझते हैं, यह बात सोचो।
आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो गाल की त्वचा है, समझना लड़के हो लड़कियां हो कोई भी हो, आपके स्किन की जो त्वचा है बहुत सारी बार क्या है बहुत मुलायम हो जाती है। आपको लगता है कि मतलब बहुत ही स्मूथ है यार मेरी त्वचा, पर जब आप माइक्रोस्कोप से या किसी चीज़ से उसको देखेंगे ढंग से तो उसमें बहुत सारे दाने दिखेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो ये जो पदार्थ है वो भी सूक्ष्म कणों से बना होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक बारीक चीज़ों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, यानी कि एक स्टेज के बाद ये ज़्यादा विभाजित नहीं होंगे, ज़्यादा टुकड़े इनके नहीं हो सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, KMnO4 होता है इसका सूत्र। ठीक है, बाकी आप आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएगी। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार पतला या तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप कल्पना किसी लड़की का नाम मत समझ लीजिएगा। कल्पना का मतलब है कि आप दिमाग में सोच नहीं सकते, इतने छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 1.2, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान आखिर होता कैसे है। ठीक है, चलो अब वापस से हम क्रियाकलाप, कहने का मतलब मेरा यह है कि जहाँ क्रियाकलाप समझ में आता है वहाँ ये समझ जाओ कि आप वापस से दाल सब्जी बनाने वाले हो। ठीक है, चलो क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, शर्करा मतलब शुगर या आप चीनी या शक्कर बोल सकते हैं, डिटोल जो कि आप लोग यूज़ में लेते हैं जब आपके लग जाती है कर जाती है तब, या पोटेशियम परमैंगनेट के कण सामान्य रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है। जब भी आप चाय बनाते हैं या जब भी आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, आपने पानी लिया आधा कप, आधा गिलास, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, नींबू का रस निचो दिया। अब आप सोच रहे होंगे ज़्यादा दिमाग लगा के कि पानी की मात्रा बढ़ गई होगी, पानी पूरा भर गया होगा, गिलास पूरा भर गया होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पानी वहीं का वहीं रहेगा, उसमें जो खाली स्थान थे, जल के बीच में जो बुलबुले थे, उनमें वो सेट हो जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारी बार जब आप देखते होंगे, जब आप RO में से पानी भरते हैं या नल से पानी भरते हैं तो आप देखते होंगे उसमें बहुत सारे कण इधर उधर भागते रहते हैं जल में, स्वच्छ जल में भी। ठीक है, तो देखो क्रियाकलाप, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है, यह आपसे क्वेश्चन किया गया है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, अगर अगरबत्ती बुझी हुई है तो आपको नाक के बिल्कुल पास में जाके सूंघना होगा, है ना, नाक ले जाओ उसके पास में, जब जाके उसमें स्मेल आएगी। और अगर आपने मोमबत्ती या अगरबत्ती जला दी या कोई ऐसी चीज़ जला दी जिसमें महक आती है, जैसे टिकियाई होगी मच्छर मारने की, है ना, आपको शौक तो है ही सही मच्छरों को मारने का, है ना, पाप आपने कर ही रखा है, तो आप वो जला के देख लो। जैसे आप जलाएंगे तो आपको चारों तरफ सुगंध आएगी। बहुत सारों में आप लोगों को रहना भी आ सके, न भी रहना आ सके, पर अगरबत्ती ऐसी चीज़ है जिसमें स्मेल बड़ी तगड़ी तगड़ी आती है, तो आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने जलाई है तो आपको चारों तरफ अच्छी खासी स्मेल आएगी, सुगंध आएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं क्रियाकलाप 1.4 में। जल से भरे 2 गिलास या बीकर लेने हैं। ठीक है, आपके घर में गिलास होंगे, उनको लेना है। बीकर मतलब कोई भी ऐसा पात्र, बीकर तो कहाँ से लाओगे आप, कौन सी लेबोरेटरी में जाके बैठोगे, नहीं है, तो आप लोग भगोनी उगोनी ले लो या 2 गिलास ले लो आप, सीधी सी बात। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। अब ध्यान से सुनना, नीली स्याही आपको नहीं मिलेगी तो आपकी पेन में से निकाल लेना, समझदार हो ही सही आप। पानी में आप जैसे ही नीली बूंद की स्याही डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएगी, फटाफट से स्पीड से वो चारों तरफ घुल जाएगी। पर आप अगर शहद की बूंद डालेंगे, शहद मतलब समझ रहे हो, मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलता है रस, उसे कहते हैं शहद, है ना। बहुत सारे डिब्बियाँ भी आती है, हनी की, डाबर की, फलाना फलाना की, तो उससे भी आप लोग ले सकते हैं। उसे भी आप उसमें जल में डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो वो स्याही है, जो नीली लाल स्याही जो भी आपने यूज़ ली थी, वो फटाफट से घुल जाएगी। थोड़े टाइम तो लेगी हल्का फुल्का, पर घुल जाएगी। पर वो जो शहद की बूंद है वो नीचे जाके पेंदे में बैठ जाएगी।
ठीक है, इसको अपने घर पर आपको खुद को करना था, हालांकि मैंने बता दिया, अब आप कर लीजिएगा घर में अगर आपका करने का शौक है इस चीज़ों को। ठीक है, शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, मैंने बता ही दिया क्या देखा, वो घुल जाएगा फटाफट से। और अगर शहद की बूंद डाली तो तुरंत बाद आपने क्या देखा, क्वेश्चन किया है आपसे, आपको जवाब देना है। शाही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने से कितने दिन या घंटे लग सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है पर घुल जाएगा वो आराम से। अब क्रियाकलाप 1.5 पढ़ते हैं, वापस से वही दाल की सब्जी बनानी है। मैं तो ये जानता हूँ सीधी सी बात, जहाँ क्रियाकलाप आ जाए वहाँ ये समझ जाओ कि आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस या कुछ ना कुछ प्रयोग करना ही है। देखो, एक गिलास गर्म पानी से, दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट। अब आप अगर बच्चे हैं, आपने ढंग से चीज़ें नहीं पढ़ी है पिछली क्लासों की, जैसे 8वीं 7वीं 6ठी विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कॉपर सल्फेट का को भी नहीं पता क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ भी नहीं पता। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे अगर साइंस पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। या फिर आपको इंटरेस्ट है कॉपर सल्फेट होता क्या है, गूगल पर जाकर आप सर्च मार लें, पर हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे गंदी चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें, गेम वेम यही देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट एक बार आप सर्च करें, आपको पता चल जाएगा, उसका सूत्र भी पता चलेगा, सब चीज़। CuSO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 होता है, ठीक है, इनका फॉर्मूला है का एक क्रिस्टल डालना है, यानी कि ये बाज़ार में आपको मिल जाते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे आपने सेंधा नमक देखा होगा, काला नमक देखा होगा, जो बड़े बड़े डले रहते हैं, उस टाइप से आपको मिल जाता है। एक और रख दें और हिलाएं नहीं, बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, क्रिस्टल को सतह पर मतलब कि जो भी आपने रखा है गिलास में उसमें, ठीक है। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर आपने क्या होता है, समय बीतने पर क्या होता है उसमें ये देखना है। इसे ठोस और द्रव के कणों के बारे में आपको क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, अगर बदलती है तो क्यों बदलती है, कैसे बदलती है, ये सब क्वेश्चन आपसे किए गए हैं अगर आप 2 गिलास में ये चीज़ें लेकर करते हैं तो। ठीक है भाई, आगे चलो। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिल्कुल, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यह तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हाल फिलहाल ही फटाफट से आप लोग एक गिलास लें, उसमें पानी भरें, आपको पता चल जाए। कांच का गिला लेना है ना, कांच का गिला लेना, लाइट वाला प्रोसेस करना, लाइट मतलब लाइट जली रहे तो आप उस कांच के गिलास में देखोगे तो जल के कणों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलेगी बहुत स्पीड से। तो पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है यह समझ में नहीं आया होगा आपके, पर देखो, गतिज ऊर्जा होती है जिसमें आपको किसी भी पदार्थ की गति देखने को मिले, उसकी इधर उधर हलचल देखने को मिले, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर आपके अगर आपको मान लो ऐसी जगह बिठा दिया जाए ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहाँ पर आग लगी हो, मान लो आपकी कुर्सी है, उसके नीचे जस्ट आग लगा दी जाए और आपको उस पर ऊपर बिठा दिया जाए, तो आपकी गति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। वैसा ही सेम प्रोसेस है किसी भी चीज़ को, या आप नॉर्मल से अगर आप पानी गर्म करके देख लो, ठंडा पानी लिया, भगोनी में रखो, गैस पे चढ़ा दो, जैसे ही भगोनी के पेंदे पर जैसे ही आग की जो लो है वो जैसे ही फ्लो बढ़ता जाएगा तो उसमें कणों की गति भी बहुत तेज हो जाएगी जल के अंदर, आप देखना। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो, इतना समझ में आ गया होगा, आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी बार क्या होता है कि आप कहीं पर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आप गाड़ी में 2 ही जने जा सकते हैं, मोटरसाइकिल है, खाना खाने जाना है, 3-4 जने हैं, अब एडजस्ट हो सकते हो कि नहीं हो सकते, हो सकते हो। वैसे ही यहाँ पर पदार्थ भी एडजस्ट होता है। ठीक है, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित मतलब वही एडजस्टिंग वाली प्रोसेस है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो, मैं बताता हूँ ना क्यों होता है, किताबें बताएगी क्यों होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पर क्रियाकलाप 1.6 पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह
ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ ले, इस टाइप से पकड़ ले, है ना। अरे भाई ऐसा नहीं करना है आप लोगों को कि क्लास में ही ऐसी चीज़ें करने लग जाओ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आप ये सोच ले कि सर क्लास चल रही थी ऐसे देख रहे, नहीं यार, ऐसे नॉर्मल देखो आप कि इस टाइप से इन्होंने पीछे हाथ रख रखा है कमर पे, इस टाइप से इन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा है, ठीक है। चल, दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, हाथ मिलाने वाली पोजीशन जैसे हाथ पकड़ रखे हो, है ना, उस टाइप से। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले, ठीक है। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करे। किस समूह को तोड़ना आसान है, ये देखो। किस समूह को? अंगुलियों वाले को। फिर आपको क्या पता चला? हाथ वालों को। फिर उसके बाद जो पीछे से ये पकड़ रखा है, ये इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है भाई, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप करेंगे। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों से एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है, ठीक है। आगे चलो, क्रियाकलाप 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगूर करने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि आप घर पे लग जाओ, है ना, ये चीज़ें भी बहुत सावधानी से करनी होती है। अगर आपको लोहे की कील वाला सीन देखना है तो आपके ही मार्केट में लोहारों की दुकान होगी। लोहार जो लोहे को पिघलाते हैं या लोहे को आकार चेंज करते हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं ना, क्योंकि आप खुद करोगे कहीं लग गई कर गई तो बहुत रिस्की मामला है, तो ध्यान से। वो हथौड़े से मारते हैं लोहे को, पहले तो गर्म करते हैं, फिर उस पर हथौड़े से मारते हैं, फिर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो इस टाइप से आप लोग करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन किए गए हैं। अगला क्रियाकलाप देखो 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे अंगुली से काटने का प्रयास करें। एक थाली में आपको जल लेना है, अंगुली को नहीं काटना है। जल के बीच में से अंगुली निकालनी है, यानी कि जल कट गया, समझ रहे हो। क्या जल की सतह कटती है? बिल्कुल नहीं कटती है, आप मूर्ख हैं। जल की सतह न कटने का क्या कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो आप ही बताएंगे। सोचिए, समझ जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखे हैं, बहुत चुनिंदा प्रश्न है, इनको आप लोग आराम से कर सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, या आप खुद छांटेंगे, मैं क्यों बताऊँ। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, आपको खुद इनके आंसर ढूंढने हैं। नहीं मिलते हैं तो आपको फिर कमेंट कर देना है, या फिर आप लोग जो है खुद की किताब में से भी आप लोग चीज़ें ढूंढ सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सब आ जाएंगे। ऊपर जो भी पढ़ाया है सारे उन्हीं से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ करें ताकि आपका भी माइंड चलता रहे बीच बीच में। देखो, पदार्थ की अवस्थाएं अगर हम बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सीधी सी बात है, ठोस, द्रव और गैस। अगर आप केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, पर वो 2 अवस्थाएं आपकी किसी भी काम की नहीं है दूर दूर तक, ठीक है ना, तो उनको मत पढ़ो। आप इन्हीं को पढ़ो, ठोस है, द्रव है और गैस है। 3 ही अवस्थाएं होती है और 3 ही आपको याद रखनी है। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम बात करते हैं आगे, ठोस अवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ठोस अवस्था में आपको समझा देता हूँ क्या होती है क्या नहीं होती है। आप अपने ही घर के फ्रिज में जाइएगा, मतलब फ्रिज के अंदर नहीं जाना है, फ्रिज में आपने जो भी बर्फ़ जमता है वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है उसको लेना है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। बहुत सारे कहेंगे सर मेरे घर में फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसी दोस्त के घर पे जाके या किसी दुकानदार के घर पे जाके देख सकते हैं, ताकि आपको एक बार अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे समझेंगे तो चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहेगी। और अगर आप ऐसे ही रामायण बाँचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो, एक बर्फ़ का टुकड़ा आपने देखा होगा, जब वो बर्फ़ का टुकड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा वो ठोस होता है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो टूट फूट नहीं सकता, टूट सकता है, पर आपको एक इमेजन मतलब होता है ना, एक भी सोचना है कि हाँ रियल में वो बहुत कठोर होता है, तो वो हो गया ठोस। जैसे जैसे वो पिघलने लगता है उसमें पानी, जैसे ही गिलास में रखा वो पानी बन जाएगा, बर्फ़ पिघल के पानी बन गया, तो वो पानी बनते ही वो क्या हो गया, ठोस से द्रव में आ गया। मतलब जो बर्फ़ थी वो तो ठोस थी, पर जो पानी बना है वो द्रव हो गया।
और द्रव के बाद जब आप उसे हीटर पर रखेंगे या गर्म करेंगे तो वो ऊपर उड़ने लगेगा, उसे हम कहेंगे गैस। ठीक है, तो इस टाइप से ठोस, द्रव और गैस होती है। अब ठोस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे पेन, किताब, सुई, लकड़ी का गट्टा या लकड़ी की छड़। ठीक है, इन चीज़ों को आपको इकट्ठी करनी है। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखांचित्र बनाना है। क्या ये सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है? बिल्कुल, सबका अलग अलग है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विषण संभव है? विषण मतलब कि इधर उधर करने से एक दूसरे में विषण संभव है, एक दूसरे में घुल सकती है, मिल सकती है, ये चीज़ें। ठीक है, बल लगाकर इनको संपीड़ित का मतलब होता है दबाना या तो उसको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? ये सब चीज़ें पूछी गई है। अब आप जानते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। नहीं जानते हैं तो जस्ट नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ता होती है, यानी कि संपीड़ता इनमें नहीं होती है। ठीक है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, जैसे कि रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। अगला है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले सकते हैं। क्या यह ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है या नहीं है? तो ये आप लोग खुद कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। अब देखिएगा आगे, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। ऐसा तुम जादूगर नहीं हो जो हाथ में लेते ही वो फूट गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो कि हाँ, है ना। तो इन बातों को ज़्यादा सीरियस मत ले लेना, आप जादूगर नहीं हैं, वो आकार वो का वही रहेगा। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इनका संपीड़न संभव होता है। अगर आपने खमण खाया हो, है ना, तो आप देख लेना उसमें स्पंज ही होता है। आपने इडली खाई हो तो उसमें भी देख लेना। ठीक है भाई, खाने की चीज़ें आते ही आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल जाए। चलो अब हम द्रव अवस्था पर आ जाते हैं फटाफट से। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। ठीक है, विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? यह खुद क्वेश्चन आप अपने दिमाग से कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर आपने पढ़ा ही क्या है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करो, नहीं आता है फिर पूछ सकते हो आप। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? अगला क्वेश्चन आता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने या डालने पर क्या आसानी से बहता है? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी का आकार ये ले लेते हैं। जैसे आपने कोई सी भी पानी की बोतल है तो उसमें आप लोग देखेंगे छोटी में डालते हो तो छोटी का आकार ले लेगी, बड़ी में डालते हो बड़ी का ले लेगी। ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेती है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। द्रव का मतलब ही तरल है, लिक्विड फॉर्म है। जैसे तेल हो गया, है ना, दूध हो गया, जूस हो गया, शीतल पेय, जल, ये सब चीज़ें हैं द्रव। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। क्लियर है भाई इतना? आगे देखिएगा। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। ये आपको भी पता है कि वो सांस में तेरी सांस मिले, तो ये नहीं चलना है यहाँ पे, है ना। ये गाने हैं, इन गानों का कोई मतलब नहीं है। आप सांस का मतलब सांस से लें। सांस भी मत समझ जाना कि हाँ बहु सांस, नहीं, सांस मतलब आप जो सांस ले रहे हैं ना वो। ठीक है, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं।
जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं, क्योंकि आपने जल देखा होगा, बहुत सारे समुद्र देखे होंगे, नदियाँ देखी होगी, वहाँ पर आपने बहुत सारे बुलबुले भी देखे होंगे। वो यही होता है कि वो मछली सांस ले रही है, या कोई कीड़ा जो है, जो भी कीट जो है, जलीय कीट, वो सांस ले रहे हैं तो बुलबुले बनते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विषण की दर अधिक होती है, घुलने मिलने की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। यह भी क्लियर हो चुका है भाई। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर देखो अब गैसीय अवस्था आ गई है ना। तीन ही अवस्थाएं इस चैप्टर में, तीनों को पढ़ लेंगे। गैसीय अवस्था देख लो, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है? बहुत सारी बार मेले वेले में आप जाते हैं, गुब्बारे वाले रहते हैं, तो आपने ध्यान दिया ही होगा। जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, या तो वो आपसे यही कहेगा क्यों दिमाग खरा है ना। पर आप यूँ समझाना कि भाई मेरे को जानना है, तब जाके वो बता देगा, ठीक है। चलो क्रियाकलाप 1.11 देख लो। 100 ml की 3 सिरिंज लेनी है, सिरिंज मतलब वही सुइयाँ, उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर देनी है, और जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। अब आपको चित्र बता दूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहे इस टाइप से, ठीक है। रबर कॉर्क लगा हुआ है। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टल को हटा लें। पहले सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टल को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टल की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दीजिएगा। अब पिस्टल को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। यह पिस्टल है ऊपर की तरफ, ये गैस भरी हुई है, रबर कॉर्क लगा हुआ है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टल आसानी से अंदर चला जाएगा? अपने परीक्षण से आपने क्या अनुभव लगाया? हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता या कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस का नाम होता है एलपीजी। एलपीजी यानी कि लिक्विड, देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। समझ गए इतना। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, ठीक है ना, इसको याद रखना आप लोग। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। गैस के सिलेंडर सभी ने देखे होंगे। चलो, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है, क्योंकि आपकी नाक बहुत ही शानदार होगी, तभी आप पहचान पा रहे हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रवों के मिश्रण से करते हैं। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ऊपर ठोस लिखा हुआ है, ठोस के कण इस टाइप से रखे होते हैं, बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल कठोर तरीके से। द्रव के इस टाइप से बीच बीच में खाली स्थान होते हैं, है ना। और गैस में तो भाई बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा डायग्राम था, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए बेहतर था। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं। चलो, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। पागल नहीं हुए हैं ये, बर्तन की दीवारों से टकराए इसका मतलब पागल नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, गलत मत समझना। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप खुद से ही करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कर देना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जल वाष्प।
अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, पदार्थ के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? बिल्कुल खोजना चाहिए। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, एक बीकर लेना है, उसमें 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना है। चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस पर लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो, ठीक है, छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तापमान नोट करें। जब संपूर्णतः बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो द्रव वाली फॉर्म में आ जाएगा, तापमान नोट करें। फिर द्रव से आप लोग गर्म करेंगे, फिर वो गैस में बदल जाएगा, फिर उसका तापमान नोट करो। इस टाइप से पूरी चीज़ें आपको बता रखी है ना, ये ध्यान रखना। वही नॉर्मल प्रोसेस है, पूरी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो आगे। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि आपको अगर नीचे कुर्सी के जस्ट नीचे आग लगा दी जाए और आपको बिठा दिया जाए तो आपकी गति बढ़ी जाएगी ना, तो वैसे ही पदार्थ के कणों की बढ़ जाएगी। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे हम कहते हैं गलनांक। यानी कि ठोस से द्रव में बदलना या ठोस से द्रव में बदलने को कहते हैं गलनांक। ठीक है, किसी पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना होता है तो क्या बताएंगे? 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ठीक है, के मतलब केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संकलन कहते हैं। अब यहाँ पर जो ये स्टार आता है ना, स्टार ये दिख रहा है, वो यहाँ पर आपको समझाया जाता है कि तापमान के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन के होता है। 0 सेंटी यहाँ पर लिखा हुआ है, 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 को घटा देते हैं और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। सीधी सी बात है, अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो और अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है 273 जोड़ दो। ठीक है, समझ में? लाइक भी कर दो, समझ में आ गया तो, है ना। परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी मिलेगा आपको। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, जो कि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ क्या करती है? अवशोषित अपनी तरफ खींचती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह आपको याद ही रखनी पड़ेगी। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं या उसको हीटिंग करते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। आपने देखा होगा, जल आप गर्म करते रहते हैं, भूल जाते हैं, तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद कि भगोनी में कुछ भी नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया। तो वो यही कंडीशन होती है। ठीक है ना। क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे ऊष्मा में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के मतलब केल्विन, यानी कि 373 का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 200, अगर मान लो 373 केल्विन है, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 273 में 100 जोड़ दो। केल्विन में बदल रहे हैं तो याद रखना, घटाते तो यहाँ पर जो है केल्विन से सेल्सियस में जाते तब घटाते हैं।
क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रक्षुब्ध ऊष्मा को परिभाषित किया। 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों को उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस अवस्था में ऊष्मा जाती है, द्रव अवस्था में बदलता है। द्रव को आप हीट देंगे तो गैसीय अवस्था में, गैस को आप ठंडा कर देंगे द्रव बन जाएगा, द्रव को आप ठंडा कर देंगे ठोस बन जाएगा। ठीक है ना। बर्फ़ का गोला ले आओ या बर्फ़ की चीज़ें ले आओ, उससे समझ जाओ, सारी चीज़ समझ जाइए। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे देखो सुनो, एक बार ढंग से सुनना। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। यहाँ पर आप कपूर देखा होगा आपने, कपूर की गोलियाँ। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके यानी कि बारीक करके चीनी की प्याली में डाल दें। चीनी का मतलब ये नहीं कि उसमें शक्कर डालें, चीनी की प्याली होती है ना जिसमें आप चाय पीते हैं, वो। एक कीप को उल्टा करके एक प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा लगा दें। ठीक है। अब धीरे धीरे गर्म करें, ध्यान से, इस टाइप से देखो, है ना। रुई का टुकड़ा लगा दिया ऊपर, उल्टा रख दिया, ये कीप है पूरा, ठोस बना कपूर यहाँ पर आ जाएगा। चीनी मिट्टी की प्याली और बर्नर यानी कि जो आग लगाने का काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों को करना है। देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं आगे। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिएगा, अब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में भी अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो यहाँ पर इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा, पिस्टल और सिलेंडर। ठीक है। या ठोस के साथ है, गैस के साथ, द्रव के साथ है और गैस के साथ है। ठीक है ना। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM होता है। ATM मतलब वो नहीं जो बैंक में जाते हो, नहीं, एटमॉस्फेयर होता है ATM का नाम। तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में चेंज हो जाती है। एटमॉस्फेयर का क्या होता है? गैसीय दाब के मापक का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। एक ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। PA मतलब पास्कल। दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम सामान्य दाब भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, है ना। यह ध्यान रखना, सूखी बर्फ। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ड्राई आइस। इस तरह से हम कह सकते हैं ड्राई आइस एक ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्राई आइस में जैसे ही आप पानी की बूंद या कुछ भी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जैसे बादल बन गए हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। या द्रव है या गैस है या ठोस है। जैसे ही आप किसी भी ठोस को द्रव में बदलते हैं, संलग्न और जमना। अगर आप द्रव को गैस में बदलते हैं, वाष्पीकरण, और वापस से गैस से द्रव जाती है तो संलग्न। ठोस से अगर गैस में जाती है तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में डायरेक्ट जाती है तो निक्षेपण। ये तीनों अवस्थाएं क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, आप करने की कोशिश करना। ठीक है। वाष्पीकरण पढ़ लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वाष्प में बदलेगी चीज़ है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, ये इसका उदाहरण है। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है ना। गतिज ऊर्जा समझ ही गए होंगे आप क्या होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है
कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। देखो, एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख देना है। ठीक है, खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रखना है। कमरे का तापमान नोट कर लीजिएगा और इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी आप नोट करेंगे। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, आप खुद करके देखेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी जो है बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। अच्छा उदाहरण है, आप समझ गए होंगे। चलो, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में अगर हीटिंग करी जाती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवायु की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखो, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण जो है वहाँ पर शीतलता या ठंडक या नमी हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, बहुत ठंडक लगती है रियल में। इसके कारण अपनी आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। इसके बाद देखो, तेज़ धूप वाले दिनों में जब गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतहों को शीतल बना देती है, यानी कि ठंडी बना देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण बता सकते हैं? देखो, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्वेश्चन आता है 9th क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल या ठंडा हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? ये तो आपने देखा होगा, जब आप फ्रिज से बोतल निकालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, तो उसके चारों तरफ आप लोगों को बहुत ठंडे ठंडे से ऐसे बूंदी दिखेगी। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, कर लीजिएगा। आपने क्या सीखा, यह पूरा चैप्टर का सार होता है, इसको जरूर पढ़ते हैं। देखो, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात। दूसरी, हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद आता है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम, द्रव के कणों में मध्यवर्ती होता है। अगला देखते हैं, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए वही मध्यवर्ती। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर यह फिसल या क्लैंत हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इसके कण अनियमित रूप से विचरण इधर उधर हिलते रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है।
ऊर्ध्वपातन प्रक्रम यानी कि जो ऊर्ध्वपातन है वो प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, यानी कि ठोस से गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके बाद निक्षेपण प्रक्रम में क्या होता है कि गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। फिर देखो क्वथनांक की समष्टि परिगणना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिनका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के हेतु प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा जो है ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब और ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। यहाँ पर कुछ राशियाँ मात्रक दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, जिसे कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसे स्मॉल एम से। संहति का मात्रक होता है किलोग्राम, या द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम केजी से प्रेजेंट करेंगे। भार जो है न्यूटन में नापा जाता है, उसको एन से प्रेजेंट करेंगे। आयतन धन मीटर में यानी कि मीटर क्यूब में। घनत्व जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब माइनस 3 में। दाब जो है पास्कल पीए में यहाँ पर नापा जाता है। इस टाइप से आपकी क्वेश्चन भी है, इनको आप लोग आराम से कर ही लेंगे। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।